देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में इलास्टिक स्कैटरिंग बहुत डिटेल में किया हुआ है और देखा कि भाई जब स्कैटरिंग होती है तो जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर हम वहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था टू वेरीफाई दैट कि भाई जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। वो चीज़ आपने +2 क्लास में ऑलरेडी स्टडी करी हुई है। इसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक गोल्ड फॉयल है, जैसे यहाँ पर रदरफोर्ड ने ना गोल्ड का एक पतला सा पेपर जिसको गोल्ड फॉयल बोलते हैं वो यूज़ किया था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बीम हमने ऐसे इंसिडेंट करवाया। तो वहाँ पर जो आउटकम्स आई थी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, वो आउटकम्स थी कि जब ये बीम ऑफ पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल पर जाके स्ट्राइक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे ही निकल जाते हैं, मतलब बिना किसी डेविएशन के वो अपना पाथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आगे निकल जाते हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो किसी एंगल में स्कैटर होते हैं, जैसे मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल थीटा, सो दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जैसे इस अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने ये पाथ बनाया तो वो किसी एंगल थीटा पे स्कैटर करते हैं। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर देयर विच आर बैक स्कैटर्ड। बैक स्कैटर का मतलब होता है कि जैसे जो अल्फा पार्टिकल्स इस सेंटर ऑफ फोर्स के अलोंग जा रहे हैं, यहाँ पर सेंटर न्यूक्लियस मैंने कंसिडर किया है, टारगेट न्यूक्लियस, जो उस लाइन के अलोंग जा रहे हैं वो किसी क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाके, जितना ज़्यादा वो पास जा सकते हैं वहाँ तक जाके फिर वो बैक स्कैटर हो जाते हैं। उनका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है वो ये पूरा बनता है, दैट इज 180 डिग्री। उनको बोलते हैं बैक स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये सब कुछ आपने +2 क्लास में स्टडी किया हुआ है। और यहाँ से फिर रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया था। उसने बोला था कि जो एटम है उसकी मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है दैट इज एम्प्टी, खाली होती है। ऐसा कैसे बोला उसने? क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आ गया था कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल रहे हैं, जैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट एटम के सेंटर पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का जितना भी होता है, सारे प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, वो सारा टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट होता है और वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे एटम का साइज जो है दैट इज रफली 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का जो साइज है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस का साइज आया था दैट वाज अराउंड 10⁻⁻14 मीटर। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली होती है। अब वो जो डिस्टेंस फाइंड किया था या जो साइज ऑफ न्यूक्लियस एस्टिमेट किया था उसके पीछे क्या थ्योरी है ये भी आपने +2 क्लास में करी हुई है। उसमें हमने ये देखा कि अगर एक अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स के अलोंग, जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और उसी लाइन के अलोंग अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस R0 तक अप्रोच करेगा, उससे फर्दर नहीं जा पाता। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे उसकी किनेटिक एनर्जी जो है, किनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है, ये इसके पास जा रहा है और ये वाला टारगेट न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होने का मतलब है कि जो उसकी किनेटिक एनर्जी है विच इज ½ mv², अगर स्पीड कम हो रही है तो किनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है उसकी किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एक मिनिमम डिस्टेंस R0 पे जाके, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, कि जरा से ज्यादा वो कितना पास गया टारगेट न्यूक्लियस के, नाम से क्लियर हो रहा है। इतने डिस्टेंस पे जाके वो थोड़ी देर के लिए मोमेंटली स्टॉप हो जाता है और फिर वो वापस हो जाता है, बैक स्कैटर हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा कि उसकी सारी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर किनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स एट सम डिस्टेंस R0। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा उस टाइम पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। तो किनेटिक एनर्जी को मैंने सिंपली E लिख दिया अगर हम इन टर्म्स ऑफ किनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 Q2 बेसिकली दोनों पे जो चार्ज है 2E इंटू ZD, वो ये फैक्टर आ जाएगा डिवाइड बाई R0। इस इक्वेशन से हम R0 अगर निकाल लें तो वो हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला बन जाता है R0 इज इक्वल टू 2ZE² अपॉन 4πε0 और कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज द kinetic एनर्जी ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। तो इस इक्वेशन में जब सारे फैक्टर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे, Z की वैल्यू जैसे कि 79 होती है, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, और kinetic एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अराउंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी जाती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया जाता है। ये वाला जो फैक्टर है विच इज
1/4πε0, इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में ये होती है, इसको भी यहाँ पे पुट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में सॉरी और आर नॉट को एस्टिमेट किया जाता है तो वो साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में आता है। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन। बट ये तो था कि जो अभी तक आपने +2 क्लास में पढ़ा, ऊपर से हमने उन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अभी इस क्लास में बीएससी में हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करना है, क्या चीज़ें प्रूव करनी है या फाइंड करनी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें बच्चों एक तो देखना है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल इम्पैक्ट पैरामीटर बी पे जा रहा है, बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, एंड द सेंटर ऑफ फोर्स, ये है सेंटर ऑफ फोर्स। वहां से वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर कोई अल्फा पार्टिकल बी इम्पैक्ट पैरामीटर से इंसिडेंट कर रहा है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका पाथ है, वो किस तरह का बनेगा। 3-4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। पैराबोलिक पाथ हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, और सर्कुलर और एलिप्टिकल। और इसमें से हमने लास्ट चैप्टर में मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स या इनवर्स स्क्वायर लॉ में स्टडी किया था कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो उस केस में जो पाथ है वो एलिप्टिकल भी बनता है, सर्कुलर भी बनता है, पैराबोलिक भी बनता है, डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज पे। तो सेम चीज हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो हमने ऑलरेडी ड्राइव करी हुई है, उसको डायरेक्टली यूज करना है और उस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें बनाना है और फिर देखें कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आती है। अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ गई तो उसका मतलब है कि जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक होगा और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका पाथ हाइपरबोलिक है, इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। दूसरी चीज है वही इसेंट्रिसिटी। तीसरी है इम्पैक्ट पैरामीटर। हाँ, इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे हम इस केस में इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। ये रिपल्सिव फोर्स के लिए हम इम्पैक्ट पैरामीटर को एक्सप्रेस करेंगे इन थीटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट पे फिर हम सिग्मा एससी थीटा विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ये हम फाइंड करेंगे। सिग्मा एससी थीटा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था ना, उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। तो वहां पर वो सारी वैल्यूज पुट करके हम इस पर्टिकुलर केस में सिग्मा एससी को कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एससी का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको अगर रिकॉल करवा दूं मैं तो दैट इज बी अपॉन साइन थीटा अप इंटू डीबी बाई डी थीटा। ये dv बाई डी थीटा क्या होता है? dv बाई डी थीटा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे हम। अगर b आ जाएगा हमारे पास, फिर यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके वी विल कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर सिग्मा एससी इन केस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, इस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस लगा सकते हो यहाँ पे। और ओरिजिन पर हमने एक टारगेट न्यूक्लियस ZE जिसका एटॉमिक नंबर है Z और E उस पे चार्ज है एक प्रोटॉन पे, तो टोटल चार्ज उस पे ZE हो गया, दिस इज Q1। तो ये हमने यहाँ पर एक टारगेट न्यूक्लियस कंसिडर कर लिया। दिस इज द इंसिडेंट पार्टिकल, दिस इज द चार्ज ऑन इंसिडेंट पार्टिकल, इसको Q2 बोल देंगे। Z डैश उसका एटॉमिक नंबर है और E जो होता है स्मॉल e, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, दिस इज स्मॉल e। ठीक है, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में इस टारगेट न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, इसके पास आ रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। ये टारगेट इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई और किसी पॉइंट से ये वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हम इसको बोलेंगे कि ये स्कैटर्ड पार्टिकल है। अब बच्चे यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, ये हाइपरबोलिक पाथ बनेगा, हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है जिसको बोला जाता है असिम्पटोट, असिम्पटोट टू द पाथ। ये इन्फिनिटी पे जाके इसको मैच होगा क्योंकि हमने माना है कि ये पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है, बड़ी दूर से आ रहा है, तो वहां पर ये डायरेक्शन इसके साथ मैच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसने अप्रोच किया वो थोड़ा अलग से बन गई, इसको असिम्पटोट बोलते हैं। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है और वापस इधर मुड़ गया तो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग।
स्कैटर डायरेक्शन, जिसके अलोंग अल्फा पार्टिकल चला गया। अब स्कैटरिंग की जो डायरेक्शन होती है और इंसिडेंस की जो डायरेक्शन होती है, उनमें जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। मैं आपको जरा रिमाइंड करवाऊं, लास्ट केस में हम इलास्टिक स्कैटरिंग में ऐसे बनाते थे ना, यहाँ पर एक टारगेट पार्टिकल रखते थे इस तरह से M2, यहाँ पे बोलते थे M1 इंसिडेंट पार्टिकल, ऐसे टकराया, टकराने के बाद ये इधर स्कैटर हो गया तो हम बोल देते थे दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। अगर लैब सिस्टम में है तो अल्फा बोलते थे, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में थीटा बोलते थे। तो वही सेम चीज है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग, दोनों में एंगल थीटा। सेम वही, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग, उन दोनों में एंगल थीटा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी थीटा होगा। अब हम बात करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर की। लेट अस सपोज हाँ जी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इंपैक्ट पैरामीटर की कह रहे हैं। चलो पहले बात करते हैं पॉइंट की, हाँ ये वाले पॉइंट की। अब हम ये मानते हैं कि ये जो पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल यहाँ अप्रोच कर रहा था, किसी टाइम टी पर वो पी पॉइंट पे पहुंच गया। अब उस पी पॉइंट पे उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है आर पोलर रेडियल डिस्टेंस, दूसरा है थीटा डैश। अब आर और थीटा को कैसे बनाएंगे, ओरिजिन से बनाया जाता है। ये जो आर है वो है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। और ये जो थीटा डैश है इसी आर वेक्टर का एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है ना हमारे पास, हमेशा ऐसे ही होता है। मान लो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का आर ये होगा और थीटा ये होता है। तो सेम चीज मैंने बनाई है, दिस इज आर एंड दिस इज थीटा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो होता है वेलोसिटी वेक्टर का या इंसिडेंस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस का सेंटर ऑफ फोर्स है ये बी, ये जो येलो लाइन में यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Z' E मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पे है। द कूलम्स फोर्स, हाँ अब किसी पॉइंट P पे अगर हम इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लग रही है अगर वो लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 इज ZE, Q2 इज Z', दोनों को पुट कर दिया बाय R स्क्वायर, और ये रिपल्सिव फोर्स है इसलिए F पॉजिटिव होगा। इसमें से ये जो कांस्टेंट फैक्टर है Z' स्क्वायर बाय 4πε0, उसको हमने माइनस के पुट करना है। माइनस के इसलिए पुट किया क्योंकि हमने ऑलरेडी F इज इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर वाली प्रॉब्लम इनवर्स स्क्वायर लॉ में सॉल्व कर रखी है ना, उसमें माइनस के बाय आर स्क्वायर था। तो हमने इस फैक्टर को, है ये पॉजिटिव फैक्टर बट उसको माइनस के पुट कर लिया, मतलब के नेगेटिव है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो फोर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस के बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हेन द पार्टिकल इज अप्रोचिंग और व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द टारगेट, तब तो कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स जीरो है। जब दो पार्टिकल्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही, दोनों बहुत दूर हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होगी, क्योंकि देखो ना पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आर आ रहा है और आर इज वेरी वेरी लार्ज जब वो फार अवे है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। कहाँ पे, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। जब ये पार्टिकल काफी दूर होगा, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे होगा, तो इसमें और इसमें दोनों में बहुत कम फोर्स लगेगी, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जैसे जैसे अप्रोच करेगा वैसे वैसे आर कम होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये चीज है, ठीक है। तो पार्टिकल हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी एट वेरी फार अवे पॉइंट। जब वो दूर है तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी के बराबर फिर लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पास है ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू V स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। म्यू का फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये पहले पार्टिकल का मास है, दूसरे का, इस तरह से रिड्यूस मास लिखा जाता है। फिर हमने वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई इनवर्स स्क्वायर लॉ में, और वहां पर हमने ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रपोज करी थी। ये किसी भी कॉनिक की जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी डिसाइड करती है कि किस तरह का पाथ बनेगा, वो हमने डिस्कस किया हुआ है इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले चैप्टर में। यू कैन वॉच फ्रॉम द यूट्यूब, प्लेलिस्ट है वहां पे, उसमें से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्मॉल l है उसको बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम, स्मॉल e इसेंट्रिसिटी है, और उनके जनरल एक्सप्रेशंस ये हैं। अब स्मॉल e को कौन डिसाइड करता है? स्मॉल e को ये k वाला फैक्टर, जो कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास है k
इस फैक्टर के बराबर, ये रहा है ना, माइनस ऑफ दिस फैक्टर, ये के है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये डिसाइड करता है फैक्टर, इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, क्या आएगा, एक तो के डिसाइड करेगा, दूसरा एल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एनर्जी तो पॉजिटिव है क्योंकि जब पार्टिकल इन्फिनिटी से आया वहां मास, रिड्यूस मास पॉजिटिव है, वी स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है, ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है हमेशा। 2 वैसे ही नंबर है, म्यू भी पॉजिटिव है, रिड्यूस मास नेगेटिव नहीं हो सकता। एल स्क्वायर और के स्क्वायर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को देखेंगे, अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आई, अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आई तो हाइपरबॉलिक पाथ होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम उसमें इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में एल और के को पुट करना चाहते हैं। के तो हमें पता है, ये रहा के, ठीक है, बट हमें एल नहीं पता, तो हम एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डिस्टेंस। आप ऐसे भी बोल सकते हो मास टाइम वेलोसिटी टाइम, ये जो आर है इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम पी वेक्टर, टी मतलब आप वेलोसिटी वेक्टर भी बोल सकते हो, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके भी अबाउट आप एल फाइंड करना चाहते हो। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ओ है, इसके अबाउट हम एल फाइंड करना चाहते हैं, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लीनियर मोमेंटम का ये जो लाइन बन रही है उसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्मॉल आर दे दिया, तो आंसर इज एम वी आर। हमारी सिचुएशन में हमें ओरिजिन के अबाउट एल फाइंड करना है, ओरिजिन के अबाउट एल फाइंड करना है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर का, दैट इज इक्वल टू इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमने यही करना है, मास की जगह मैंने म्यू पुट कर दिया, रिड्यूस्ड मास, वेलोसिटी की जगह मैंने जो वेलोसिटी के लिए फैक्टर माना यू वो पुट कर दिया, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इम्पैक्ट पैरामीटर है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उस इम्पैक्ट पैरामीटर को यहां पुट कर दिया। तो L इज इक्वल टू म्यू यू बी। अब यहां U को पुट करना है क्योंकि U जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो टोटल एनर्जी डिसाइड करेगी। हमें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यहां पर पुट करना है एक्सप्रेशन। तो हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हाफ म्यू यू स्क्वायर, वहां से U फाइंड किया हमने √2E बाय म्यू, उसको भी इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। यहां लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 2। हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये हमेशा वैलिड है, किसी भी पार्टिकल के लिए वैलिड है। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज 2m काइनेटिक एनर्जी इनटू r, ये होता है हमारे पास हमेशा फॉर्मूला, ठीक है। बट चलो वो +1 में हम करते हैं, यहाँ पर ये m की जगह म्यू है और स्मॉल r की जगह b है। अब हम क्या करेंगे, इस l को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो k का फैक्टर है उसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये l स्क्वायर पुट कर दिया, l का स्क्वायर करके, और म्यू k स्क्वायर है ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी है। इस इक्वेशन को हम एज इट इज नेक्स्ट शीट पे ले जाते हैं। ये वही इक्वेशन है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यू कैन सी कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ये वाला जो पूरा फैक्टर है उसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले ही बोल दी कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास यही वाली काइनेटिक एनर्जी है और वो एक पॉजिटिव टर्म है। बाकी चीजें बी स्क्वायर हो रहा है, ये सारा फैक्टर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। नाउ 1 प्लस ए पॉजिटिव टर्म गिव्स यू E ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब 1 प्लस पॉजिटिव टर्म मतलब E जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर पाथ ऑफ द पार्टिकल इज हाइपरबॉलिक। तो इस तरह से हमने प्रूव करना है कि पाथ हाइपरबॉलिक है। और इसेंट्रिसिटी का ये एक्सप्रेशन जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल सी इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, 1 प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E B अपॉन Z इंटू Z डैश इंटू E स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। यू कैन सी B स्क्वायर है वो मैंने अंदर लिख दिया, एनर्जी की दो वैल्यूज हैं E और E, दोनों मल्टीप्लाई होके E स्क्वायर हो गया, पाई का स्क्वायर है ये पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। और अगर हम ऊपर वाला फैक्टर कैलकुलेट करें तो दिस इज 2 इंटू 2 4 इंटू 4,
इंटू 4 नहीं इंटू 16, 64 मतलब 8 का स्क्वायर वो भी अंदर लिख दिया, z डैश का भी स्क्वायर है, z स्क्वायर है, वो सब अंदर लिख दिया हमने। और ये म्यू वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो गया, म्यू ऊपर नीचे से कैंसिल हो चुका है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी इन द केस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए है, जिस केस में दो पार्टिकल्स हमने लिए, एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज Ze, दूसरे के ऊपर चार्ज है Z डैश E, ये इसको अप्रोच कर रहा है। इस पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं Ze को, एंड दिस इज द लाइन ऑफ इंसिडेंस। तो फिर ये बन गया इम्पैक्ट पैरामीटर B, ये वाला, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर B, इस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है दैट इज कैपिटल E, उसको चलो आप हाफ म्यू वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो वो किनेटिक एनर्जी जो है या टोटल एनर्जी जो है दैट इज कैपिटल E, दोनों के ऊपर ये चार्जेस हैं। तो उस केस में सिर्फ इतना सा डायग्राम जो है आपके सामने नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर केस के लिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी। अब ये पॉजिटिव आ गया, मतलब जैसे जैसे ये पार्टिकल इसको अप्रोच करेगा तो ये किसी डायरेक्शन में इस तरह से चला जाएगा और ये जो ट्रेजेक्टरी बनेगी दिस पाथ इज हाइपरबोलिक, ये हमने प्रूव कर दिया अभी, ठीक है जी। नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। एक्सप्रेसिंग द इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल b, है ना, स्मॉल b इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। तो हम अभी b का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल। देखिए E इज इक्वल टू 1 प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E एनर्जी इंटू इम्पैक्ट पैरामीटर डिवाइडेड बाय Z डैश E स्क्वायर इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। E स्क्वायर इज 1 प्लस ये फैक्टर वहां से हमारे पास ये जो फैक्टर है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E बाय B Z डैश E स्क्वायर, ये नीचे E स्क्वायर है, ये चार्ज है, ये सेंट्रिसिटी है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक जैसे चल रहे हैं। लेट मी राइट हियर, दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड दिस इज इसेंट्रिसिटी। इसको ना मैं चार्ज ऑन प्रोटॉन को डैश E डैश लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, E डैश। तो ये वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास आ गया फिर E स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। अब यहां से हम इम्पैक्ट पैरामीटर B का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बट दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। नाउ लेट अस एक्सप्रेस दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा हम एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए डायग्राम देखिए। अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, हम इम्पैक्ट पैरामीटर को जैसे कि आपको पता है थीटा में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस डायग्राम को यूज करेंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम में से हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बट एक हम अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर पहले यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि इफ दिस पार्टिकल P इज एट इंफिनिटी या व्हेन द इनकमिंग पार्टिकल इज एट इन्फिनिटी, मतलब काफी दूर से जब ये आ रहा था उस टाइम पर जो R वेक्टर होगा, ये वाला बच्चे R वेक्टर, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, देखिए ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, लेट मी ड्रॉ। ये ऐसे आ रहा था, ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक पॉइंट है और ऐसे करके ये यहां से कहीं पे इस डायरेक्शन में चला गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ गया। तो ये हमारा डायग्राम है। ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हमारे पास ये मैंने पॉइंट P जो माना उसके कोऑर्डिनेट्स R थीटा डैश है, लेकिन जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे था तब आप ध्यान से देखिए कि उस केस में R विल अप्रोच टू इन्फिनिटी और ये वाली जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस असिम्पटोट वाली डायरेक्शन बन जाएगी। असिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट एक डायरेक्शन होती है
एक लाइन होती है जो हाइपरबोला के हम पैरेलल में ड्रॉ करते हैं। हाइपरबोला के ये जो ये हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी बनेगी ना हमारे पास, वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एट इन्फिनिटी ये सिम्पटोट इस हाइपरबोला को जाके मैच करेगा। अब इस सिम्पटोट का जो एंगल है वो फाई है, और इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर जो मैंने पॉइंट पी लिया है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एंगल थीटा डैश बना रहा है। तो इसका मतलब है जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब ये वाला थीटा डैश एंगल, ये थीटा डैश एंगल ध्यान से देखिए इस पोजीशन वेक्टर का एंगल है। ये पोजीशन वेक्टर धीरे धीरे यहाँ होगा पार्टिकल तो बड़ा एंगल बनाएगा, थीटा डैश बड़ा हो जाएगा। जब पार्टिकल और यहाँ होगा तो आर वेक्टर भी बड़ा हो जाएगा और थीटा डैश भी बड़ा हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे ये जो थीटा डैश है वो बिल्कुल इस फाई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो आर है दिस विल गो पैरेलल टू द सिम्पटोट, ठीक है। और सिम्पटोट का एंगल जो है वो फाई है, तो इन दैट केस थीटा डैश एंगल विल बी इक्वल टू एंगल फाई। अब उस केस में बच्चों हम ये जो रिलेशन है हमारे पास 1/r इज इक्वल टू 1/l 1 प्लस e cos फाई, इस इक्वेशन में हम r को जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, दिस टर्म विल बी 0। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस e cos फाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम cos फाई कैलकुलेट करेंगे तो cos फाई विल बी -1/e। तो हमने देखो एंगल फाई को इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी एक्सप्रेस कर लिया। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस डायग्राम, ये देखिए ये सिम्पटोट है ना हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये दोनों एंगल्स जो हैं दिस इज फाई एंड दिस इज थीटा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है हमारा, दिस एंगल इज थीटा। दिस सिम्पटोट गिव यू डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस गिव्स यू इंसिडेंस डायरेक्शन। अब इंसिडेंस डायरेक्शन और स्कैटरिंग के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। ये भी थीटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस सिम्पटोट को देख लीजिए, इस पे 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये वाला एंगल थीटा, 2 फाई बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन, हेंस द सम इज 180 डिग्री। यहाँ से हम फाइंड करेंगे 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड करना है। ये फाई का फॉर्मूला है। अब जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आपके पास थीटा का एक्सप्रेशन आएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। तो हमारे पास बन गया cos 90 माइनस थीटा बाई 2, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1/e। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। दोबारा से देख लीजिए, ये जहाँ पे फाई था वहाँ मैंने ये फाई की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 जो इस डायग्राम से फाइंड करी उसको पुट कर देना हमने। अब आसान हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन गया साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1/e। हाँ जी, रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेकेंट थीटा बाई 2 इज -e। हमें ये फैक्टर बनाना है, √e² -1 चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज e², ठीक है। नाउ व्हाट इज कोसेकेंट स्क्वायर? इट इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बाई 2 इज e² एंड यू कैन राइट e² -1, e² -1 and cot theta by 2 is actually √e² -1. So this is your equation number B. And where is A? This is equation A. अब आप देखिए राइट हैंड साइड इसकी भी √e² -1 है। तो हमने इस √e² -1 इसेंट्रिसिटी जो है उसका स्क्वायर -1 उस फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल हमने एक्सप्रेस कर लिया। ये रिलेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन। बट दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई, लेट मी राइट, फ्रॉम A and B we get 8 pi epsilon naught energy into impact parameter divided by z dash e square is equal to cotangent theta by 2,
ठीक है, तो यहाँ से b फाइंड करना है, तो b का फॉर्मूला बन गया z डैश ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एनर्जी इंटू कोटेंजेंट थीटा बाई 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इन द केस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर पता हो तो हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग इस रिलेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमें इम्पैक्ट पैरामीटर पता होता है और हमें थीटा फाइंड करना होता है। तो इस फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही हैं। देखो z जो है ये टारगेट का एटॉमिक नंबर है, z डैश जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पे जो e है दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल। ध्यान रखना कि वो जो पार्टिकल आ रहा है ना उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। तो जब वो इन्फिनिटी पे होता है टोटल एनर्जी किनेटिक के ही बराबर होती है, ये वो चीज है। ठीक है, बाकी थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला तो ऑलरेडी बना लिया हुआ है, उस फॉर्मूले को जस्ट यूज करके हमें सॉल्व करना है। सिग्मा एस सी थीटा, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी बाई साइन थीटा इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल डी बी बाई डी थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे हमें पहले डी बी बाई डी थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं उसको। दोबारा लिख रहा हूँ b का एक्सप्रेशन, ध्यान से देख लो, याद कर लो। z डैश ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की जगह यहाँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट है और एनर्जी है, और उसके साथ है कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा बाय, कोटेंजेंट स्क्वेयर नहीं है, उसके साथ है कोटेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर डी बी बाई डी थीटा देखना हमें। तो ये सब कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ये तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता कुछ भी, बस ये कोटेंजेंट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हमें लिखना है विच इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये जो थीटा बाई 2 है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 का फैक्टर एक और आएगा। तो डी बी बाई डी थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन आगे आ गया, z डैश ई स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू cosecant square theta by 2. So this is dB by d theta. Now this will be substituted in equation 1. ठीक है, तो put in equation 1, तो मैं यहीं पे पुट करके इसके नीचे लिख रहा हूं माइनस बी साइन थीटा इंटू माइनस z डैश ई स्क्वेयर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एनर्जी कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2। अच्छा, कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 भी तो 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 होता है ना। अभी आपको पता है कि भाई साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ साइन थीटा है तो इसलिए बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस तरह एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि कुछ कैंसिल हो जाए टर्म्स। तो ये माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, और साइन थीटा को हम ये पुट कर रहे हैं और b की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सिग्मा एस सी थीटा विल बी इक्वल टू b विच इज, ये है b की वैल्यू। ठीक है, ये सारा हम फैक्टर यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये बनेगा z डैश ई स्क्वेयर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। कोटेंजेंट थीटा बाई 2 को मैं पुट कर रहा हूँ कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। ये अभी सिर्फ मैंने b की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये साइन थीटा का फैक्टर है डिनोमिनेटर में, उसको मैं पुट कर रहा हूँ ये वाला सारा फैक्टर जो फॉर्मूला भी लिखा था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फैक्टर यहाँ तक हो गया। अब लास्ट वाला ये वाला फैक्टर है हमारे पास, उसको भी पुट करेंगे z डैश ई स्क्वेयर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एनर्जी इंटू 1 बाय साइन स्क्वेयर
थीटा बाई टू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई टू यहाँ पर है, देखो कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बन की पावर 4 हो गई, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों का देखो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी देखो 2 इंटू 8 16 बन रहा है, यहाँ पर भी 16 है, और सब चीज़ों का स्क्वायर हो जाएगा। जितना भी ये फैक्टर है सेम फैक्टर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सेम ये बन जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में एक सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा साइन की पावर 4 थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों z डैश ई स्क्वेयर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये 8 इंटू 2 ये भी 16 हो गया, इसका सारे का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई टू। अब इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ना वो फैक्टर लेके आना है, मुझे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, तो इसमें से ना एक 16 का स्क्वायर है, उस 16 के स्क्वायर में से एक वैल्यू मैं बाहर ले रहा हूँ 1 बाई 16, अंदर बचा z डैश ई स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एनर्जी उसका स्क्वायर इंटू 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई टू। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। अब इस केस में अगर हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वी कैन पुट z डैश एज इक्वल टू 2, क्योंकि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे थे, उनका एटॉमिक नंबर z जो था वो 2 था, तो वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो फिर वो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को फिर ऐसे लिखा जा सकता है 1 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप z की वैल्यू जब 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, उस 4 को यहाँ से मत काटो, बाहर ले जाओ, तो 1 बाई 4 z ई स्क्वायर, ये z डैश है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई 1 बाई साइन की पावर 4 थीटा बाई टू। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, तो फाइनल रिलेशन आ गई हमारे पास 1 बाई 4 जेड ई स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला तब काम आ जाएगा जब आपने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना और आपको थीटा एंगल पता है। तो ये फैक्टर कैलकुलेट करो, एनर्जी वहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे जो फैक्टर है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन एसआई यूनिट्स, वो आपको पता ही है। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, यहाँ स्क्वायर भी है, तो मतलब ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ Z, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम बोल सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई टू, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो साइन फंक्शन है ना, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यूज बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ती हैं, ठीक है। अब अगर बड़े एंगल्स होंगे, अगर स्कैटरिंग एंगल बड़ा होगा तो ये वाला फैक्टर बड़ा होगा, उस केस में कम है प्रोबेबिलिटी टकराने की। बड़े एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं टारगेट पे, ये पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो ये टारगेट है हमारा। ये वाले पार्टिकल जो हैं दे विल बी बैक स्कैटर्ड, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल सेंटर ऑफ फोर्स के अलोंग बनाए हैं, ये बैक स्कैटर होंगे, ऐसे पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब इस केस में ये जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है वो 180 डिग्री आ रहा है, सबसे बड़ा, ठीक है, बैक स्कैटरिंग के लिए 180 डिग्री। तो जब ये सबसे बड़ा होगा ये वाला एंगल, तो उस केस में जब आप देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 पुट करोगे तो 180 बाई 2 90 हो जाएगा, ये फैक्टर 1 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो उस केस में ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, दिस इज मिनिमम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, जो कि बच्चों हमें इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से पता चलती है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग ही होती है decreases for large values
ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देखो क्या मतलब है, फिर से समझ लो, जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल्स, अगर नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब है कि जो जो पार्टिकल्स बैक स्कैटर हो रहे हैं या जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बड़ा है, लाइक दिस, है ना, उन पार्टिकल्स के स्कैटर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब बड़े एंगल्स पे जो पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कैटर करें। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं दे गो एट स्मॉल एंगल्स, मतलब ऐसे छोटे एंगल पर स्कैटर हो जाते हैं। ये थीटा की वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बड़ी है। इधर से कोई पार्टिकल आया, ऐसे बैक स्कैटर हुआ, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इतना बड़ा थीटा देने की, वो उतनी ही कम है। जितना बड़ा थीटा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है वो कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है एक और पॉइंट, सिग्मा एस सी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टोटल एनर्जी। मतलब अगर इंसिडेंट पार्टिकल की, इनकमिंग पार्टिकल की टोटल एनर्जी, जो हम बोल रहे थे किनेटिक एनर्जी ही होती है जब वो इन्फिनिटी से आ रहा होता है, अगर वो बहुत ज्यादा होगी, अगर बड़ी होगी, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है, एनर्जी के बढ़ने से, टोटल एनर्जी के बढ़ने से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है फिजिकली अगर सोचें तो ये है कि मान लो यहाँ पर टारगेट है, दिस इज टारगेट। अब दो पार्टिकल कंसिडर कर लो, एक पार्टिकल आया थोड़ी कम एनर्जी E1 के साथ और दूसरा पार्टिकल आया सेम इंपैक्ट पैरामीटर पे थोड़ी ज्यादा एनर्जी E2 के साथ। ऐसे इमेजिन कर लो कि E2 इज ग्रेटर देन E1। अब जो कम एनर्जी से आया उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इसके पास अभी जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों, दैट इज ओनली हाफ म्यू वी स्क्वायर, बेसिकली स्पीड पे ही डिपेंड करती है। जो कम एनर्जी पे आया उसकी स्पीड कम होगी, वो थोड़ा स्लोली जा रहा है, तो उसको टाइम ऑफ इंटरेक्शन जो है ना वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। वो स्लो जा रहा है ना, तो वो ज्यादा देर के लिए इस पार्टिकल के इंटरेक्शन में रहेगा। अब टाइम ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा मिलने के कारण क्या है कि उसकी जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बड़े एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग बढ़ जाएगी। और अगर एनर्जी ज्यादा है, जैसे E2 की बात कर रहा हूं, ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा स्पीड से निकला, से फास्ट होके निकला वहां से। अगर ज्यादा स्पीड से इसके पार्टिकल्स के टारगेट के बाद से निकलेगा तो कम इंटरेक्ट कर पाएगा, टाइम कम मिलेगा उसको, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग ही है कि कितने पार्टिकल्स पीछे से आ रहे हैं, उसमें से कितने स्कैटर हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स आएंगे तो उनकी स्कैटर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स इंसिडेंट कर रहे हो आप तो उनके स्कैटर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So let me write here, that is the probability of scattering। ये probability के ना स्पेलिंग मुझे हमेशा भूल जाते हैं, इसमें 2 बार बी आता है ना, मेरा ध्यान फिजिक्स में होता है। The probability of scattering decreases with increase in total energy, जो कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स की कम प्रोबेबिलिटी होगी स्कैटरिंग की, कम एनर्जी के पार्टिकल्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी स्कैटरिंग की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज इट इज, इसकी डेरिवेशन और ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पेपर में तो चलो नहीं आते, अदरवाइज नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे जब भी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।